जहाँ तक प्राउड का प्रश्न है, हमारे परम पूज्य बाबा ने कोई जीवन का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं छोड़ा जो प्राउड की थियोलॉजी के अंदर, की फिलोसफी के अंदर नहीं डिस्कस किया हो, उसके ऊपर एक मास्टर स्ट्रोक न रखा हो। भिन्न भिन्न, चाहे वो खेती हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो तमाम संसार का रीऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे यूनिट को कहते हैं, सबके अंदर उन्होंने पूरा एक प्लानिंग किया है, पूरा सब किया हुआ। आप लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, वो ये कहने जा रहा हूं कि इन सब के अंदर जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरी क्षमता है, उसके अंदर मैं दो विषय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं और उन्हीं की मैं चर्चा आज करूंगा। सबसे पहला विषय तो यह है जो मुझे आकर्षित किया कि आप संसार में किसी चीज के क्रेता नहीं है। यू आर नॉट क्रिएटर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप जिस प्रकार से एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर आप रहते हैं और उसके रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, भोग करते हैं, उसी प्रकार से तमाम विश्व को आप एक बृहद बड़ी फैमिली माने और उसके रिसोर्सेज को उसका उपयोग करें, चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे वो नेशन हो, दोनों के लिए लागू होता है। इससे क्या होता है कि अगर ऐसा आप भाव नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो एक निकृष्ट वृत्ति है संचय की, एक्युमुलेशन की, वो जागृत हो जाएगी और उस संचय की वृत्ति से क्या होगा कि और ये सब इकट्ठा शुरू हो जाएगा। आज आप समझते हैं कि तमाम विश्व के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उसके दो मुख्य कारण मुझे नजर आए। एक कारण तो यह है कि डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ। 1 और 1 मिलियन का कोई हिसाब नहीं है। एक के पास झोपड़ी नहीं है और दूसरे के पास क्या है, 4 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है, 15,000 करोड़ का महल, 27 तल्ले का मकान अंबानी का। एक तल्ले के अंदर तो केवल कुत्ते उसके रहते हैं। ये हालत, ये इसी के इस भाव का अभाव है कि नहीं, हमको तो उपयोग करना है, हमारा कुछ नहीं। उससे ये विकृति एक पैदा हुई है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है फंडामेंटलिज्म, जो आज सारे विश्व के अंदर उजागर हो रहा है। भारतवर्ष में तो सबसे ज्यादा है, आप देख रहे हैं, बंगाल के हाल तो तमाम उसके हाल, तमाम विश्व के अंदर, सारा यूरोप फंडामेंटलिज्म के अंदर करके रह गए। ये दो मुख्य कारण है। फंडामेंटलिज्म की तो हम इस्लाम से ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक एक्युमुलेशन का है, आप देखिए, आप चाणक्य को मैं समझता हूं कि सभी लोग जानते होंगे, सब लोगों ने कुछ न कुछ पढ़ा होगा। अर्थशास्त्र लिखा है। उस जमाने में, आज से 2300 वर्ष पहले, चाणक्य ने दिया था मिनिमम और मैक्सिमम का भेद कितना होना चाहिए, 1:16 ओनली, 1 और 16 का होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है अर्थशास्त्र के अंदर। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो समाज के अंदर क्राइम बढ़ेगा। आप ऐसा देख रहे हैं कितना क्राइम इस अभाव के कारण। इंडिविजुअल के अंदर, नेशन के अंदर कितना है। तमाम यूरोप में सारा, जितने भी और सारे नॉन यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके सारे रिसोर्सेज का दोहन किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, सत्यानाश किया।
लिहाजा और जो बाहर के लोग हैं वो यार कम ही था, चाइना है, इंडिया है और भी है, लेकिन ये हालत, ये दशा बना दी। तो इसलिए हमको ये वृत्ति छोड़नी होगी एक्युमुलेशन की। कैसे छोड़ेंगे? अपने आप नहीं छूटती, कहने से नहीं छूटती कि इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये आपकी गहरी टेंडेंसीज है माइंड की, जो मन को आपके बांधे हुए हैं। पतंजलि दर्शन में ये कहा गया है कि अच्छी वृत्तियां उगाने और बुरी वृत्तियां को नष्ट करने का एक ही कारण, एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास के मायने ये है कि हम जबरदस्ती जो अच्छी वृत्तियां हैं उनको कल्टिवेट करें। बुरा अगर हमारे मन में भाव आ भी रहा है तो उसके ऊपर अच्छी वृत्ति थोपें। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के अंदर, कालांतर के अंदर क्या होगा कि अच्छी वृत्तियां आपको आनी शुरू हो जाएंगी और बुरी वृत्तियां खत्म होंगी। जब तक अच्छी वृत्तियां आपके इंडिविजुअल के अंदर नहीं आएंगी, आप यकीन मानिए, मेरा तो अनुभव है, आप भी अनुभव कर रहे होंगे, चाहे प्राउड हो चाहे कोई हो, कुछ आपके भला नहीं होता, समाज का भला नहीं होता। आप देख रहे हैं समाज बहुत ज्यादा देख रहे हैं क्या है, तो वृत्तियां नष्ट हैं और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कितना बिगड़ाव हो रहा है, कितना हाहाकार हो रहा है। इसलिए बाबा ने भी क्या किया, आपका जो प्राउड का फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अंदर इस वृत्ति को, इस भाव को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया। फर्स्ट प्रिंसिपल, नो इंडिविजुअल शैल बी अलाउड टू accumulate wealth beyond a certain limit without the permission of the collective body। ये उसी का कंपार्टमेंटलाइजेशन, इस भाव का। इसलिए हमको अपने इंडिविजुअल स्तर पर इस भाव को बढ़ाना ही पड़ेगा। समझ में भाव पैदा हो जाएगा जब आप ये सोचेंगे कि नहीं, हम तो इस विश्व के अंदर एक ज्वाइंट फैमिली की तरह से रह रहे हैं। भाई ठीक है, जो करो, ये करो, वो करो। इसका देखिए, लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपको इंटरेस्ट क्या होगा? भाई नहीं, प्रॉपर्टी होगी आप, लेकिन भाव दूसरा हो, भाव धारा दूसरी, आपकी ओनरशिप नहीं जाएगी, लेकिन भावधारा, मन का जो विचार है, मन ही एक श्रेष्ठ न्यूक्लियस है, आपके एग्जिस्टेंस का न्यूक्लियस ही मन है। जब आपने मन को साथ लिया तो चाहे ठीक है आपके पास ये दो कुर्सी हो और सोफा हो, कोई चीज हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। भावधारा अब मैं दूसरे उसके ऊपर आता हूँ, कंसेप्ट के ऊपर, कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और सबसे ज्यादा अच्छा है, और आप लोग जानते भी हैं, लेकिन उसकी चर्चा कभी किसी फोरम पे सुनकर नहीं हुई। सदविप्र का कंसेप्ट। बाबा ने कहा कि सदविप्र विल बी इन द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी, they will be watchdog of society, they will be watchdog of the government। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट आज तक चाहे प्लेटो पढ़ लो, चाहे रूसो पढ़ लो, चाहे कोई पढ़ लो, आपको नहीं। प्लेटो ने जरूर कोशिश करी थी, प्लीज जिन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जानते होंगे कि प्लेटो ने कंसेप्ट किया था
प्रोत्साहन मिलता है कि एक ऐसा राजा होगा जिसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, कोई फैमिली भी नहीं होगी, वो कानून में रहेगा और वो ये राज करेंगे। लेकिन वो नहीं चल पाया, वो विचार रहेंगे। क्यों विचार रह गया? क्योंकि उसके अंदर अध्यात्म का सुख नहीं था, स्पिरिचुअल सुख नहीं था। लोग ये भी पूछते हैं कि भाई प्रभु क्या बात करते हैं, तो इससे स्पिरिचुअलिटी से क्या ताल्लुक? अगर स्पिरिचुअलिटी का नहीं होगा, अगर आपकी भावधारा अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ेगी, तो आप यकीन मानिए कि यू विल बी नो बेटर देन द अदर लीडर्स। ये अध्यात्म ही है जो आपकी वृत्तियों को आहिस्ता आहिस्ता नष्ट करता है, बुरी वृत्तियों को और अच्छी वृत्तियों को जागृत करता है। इसलिए अध्यात्म का होना जरूरी है। अब सदविप्र क्या है? कौन है सदविप्र? हालांकि आजकल तो सदविप्र दर्शन भी बनने लगे, मुझे हंसी आती है। कौन है सदविप्र? सदविप्र बाबा ने कहा है वो है जो फिजिकली फिट होगा, इंटेलेक्चुअली क्लीन होगा, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा, और सबसे खास बात क्या है कि वो सदैव एक्सप्लॉयटेशन, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तत्पर होगा। आप बताइए मुझे कि जिनको सदविप्र रत्न मिला है, वो सोसाइटी में इतना अन्याय हो रहा है, भारत में इतना अन्याय हो रहा है और इतना सारा हो रहा है, वो लड़ने के लिए खड़े? Do they answer this qualification? एक बार बाबा से कहा किसी ने कि बाबा प्रभु की गवर्नमेंट कब बनेगी? बाबा से पूछा प्रभु की गवर्नमेंट कब बनेगी? बाबा ने कहा कि मुझे 5 सदविप्र दे दो, मैं आज बना दूंगा प्रभु। आज तक सदविप्र नहीं बन पाया। बाबा से फिर पूछा कि भाई सदविप्र कौन है? बाबा ने कहा कि केवल एक ही आज तक पैदा हुआ है, चाणक्य। तुम तो महासदविप्र थे। चाणक्य सदविप्र था कि जो झोपड़ी में रहता था, प्राइम मिनिस्टर होके, अवध का प्राइम मिनिस्टर होके झोपड़ी में रहता था, और जब अपना काम करता था तो अपना दिया जलाता था, जब सरकारी काम करता था तब सरकारी दिया जलाता था। दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ चाणक्य। कैन एनीबडी ऑफ अस आंसर दिस क्वालिफिकेशन? कैसे प्राउड गवर्नमेंट बनेगी? अगर प्राउड गवर्नमेंट बना भी देंगे किसी तरह से कारणवश, तो क्या वो बाबा के विजन को पूरा कर पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब सदविप्र को क्या बाबा ने अपेक्षा करी? सदविप्र सेंटर में होंगे सोसाइटी के, और वो ऊपर से वाच रखेंगे कि सोसाइटी के अंदर कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहाँ दुराचारी हो रही है। और गवर्नमेंट के अंदर भी दे विल कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच कि जहाँ सरकार कोई भी गलत काम कर रही है या नहीं कर रही है, यूज दोनों कर रही है, उनकी वाच रखेगी, और जहां जैसी जरूरत होगी वहां उसका एक्शन लेगी। यहां तक कि अगर सरकार को डिसमिस करने का भी अगर कारण होगा तो सरकार को। अब 1947 से आज तक भारतवर्ष का संदर्भ अगर आप दें तो कितने ऐसे मौके आए हैं कि जो सरकार ने गलत काम किए हैं
के अभाव था। आपके 47 में कंट्री का विभाजन ही हुआ। 48 के अंदर कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ। जब हमारी फौजें जीत रही थी तो उन्होंने सीजफायर कर दिया, कोई जीतने वाला नहीं था, वन मैन शो। उसके बाद में हिंदू कोड बिल बनाया, इस्लाम को बिल्कुल छोड़ ही दिया, बिल्कुल पार्शियलिटी, कोई पूछने वाला नहीं। ये सारे ऐसे सारे सब काम हुए। आज के संदर्भ में देखिए कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। मार मार के निकाले जा रहे हैं। कश्मीर में तो हुआ, सारी पॉपुलेशन निकाल दी, किसी ने कुछ कहा, कोई नहीं बोला, न समाज बोला और न सरकार बोली। अगर आज होते सोसाइटी के यूनिवर्स के अंदर तो क्या ये अवस्था हो सकती थी? फौरन उसके ऊपर एक्शन होगा। आज जो नंगा नाच हो रहा है, आप देखिए, कल परसों की बात है, जाते हैं वक्त के ऊपर जो जितनी चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जितना हो रहा है, तमाम सारा दर हो रहा है, वो क्या अधिकार के अंदर है सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई कहने वाला नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये ऑर्डर कर दिया कि प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर दिया, गवर्नर को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है कोई सुनने वाला नहीं। अगर आपका सत्य होता, उसका टॉप के ऊपर होता, तो ये होने देता तो सुपर गॉड हो गए। आप गॉड को भगवान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको आप कह सकते हैं तो उत्तराखंड एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। तो इसीलिए सर्वोपरि की और सर्वोपरि भोग की और सर्वोपरि होने की नितांत आवश्यकता है। आज यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारे लिए तो अब बहुत समय नहीं रह गया है, ना हमारी कोई क्षमता रह गई है। मैं इन सब नौजवानों से ये हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, आप सुन लीजिए प्लीज, कि आप सदृढ़ होने की राह में आगे बढ़े। आपके ऊपर ही भविष्य है, भारत का भविष्य, प्राउड का भविष्य, तमाम संसार का भविष्य आपके ऊपर है। आप ये फिलॉसफी में रच गए हैं, आपको श्रद्धा है बाबा के ऊपर, आपको श्रद्धा है प्राउड के ऊपर, लेकिन इस प्राउड को साकार करने के लिए आपको सदृढ़ बनना पड़ेगा। और इसमें मेरी आपकी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ये इस संघर्ष को पूरा करेंगे। धन्यवाद।